कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, वो बीकॉम ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी? पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त कानून है, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप जेल में थोड़ा सा टाइम गुजार के आ जाओ। 1-2 अरब रुपया थोड़े को लेके साल 1.5 साल मैं कहना मां भी अंदर कर दे 2 अरब रुपये खा जाओ तो 2 साल के लिए अंदर जेल में एंजॉय करो, वापस आओ और केस क्लियर करके चले जाओ। ठीक है, फिर प्री बार्गेनिंग होती है, दे दिला के डील शील हो जाती है। जो मजबूत 2-4 बंदे होते हैं उनको लोग अपना पैसा वापस कर देते हैं। कमज़ोर जड़े साढ़े रोने वो सिर्फ पर्चे दे के पर्चे थे चल रहे होने, केस ही भुगत रहे होने। तो ये नीचे आती है तो कोई नहीं खरीदता, ऊपर जाती है तो सब खरीदते हैं। महंगा सब खरीद लेते हैं, महंगा सब कोई नहीं खरीदता, ये प्रॉफिट पे खरीदते हैं और लो में आगे बेचते हैं, तो झंकड़ा तो फायदा होता ही होगा। मेरा जो किडनैप था, मैं जो अगवा हुआ था, अच्छा, वो मेरा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था कि रावलपिंडी पुलिस के नौजवान ठक ऐसा दरवाज़ा खोला और एक बंदे ने आवाज़ दी स्माइल हो। मैंने कहा जी, मैं पीछे देखा तो उसने जैकेट से पकड़ा, कमरे से बाहर निकाला। मैं समझा को नवे आकार माँ पै गए ने। उन्होंने फिर मुझे बताया आसमान से गिरे खजूर बैठा। उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम पंजाब पुलिस से हैं और उसमें इंस्पेक्टर लुकमान पाशा था, दाढ़ी थी, गंदी हुई थी, कोई वाइल पर रैकी शक्की कर रहे थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने वर्किंग की उसमें। फिर सारे तो मुझे नहीं था यकीन कि ये पुलिस इतनी स्ट्रांग है। फिर जब मैं वापस आया मुझे बहुत थ्रेट्स थे कि रॉकेट लॉन्चर से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही है तो फिर आप जानी सेंस बन सकते हैं मलक रियाज, मुकेश अंबानी, टाइकून, बिजनेसमैन, कारोबारी, ये नहीं बन सकते। सर, रियल स्टेट के बिजनेस में आप कब आए, कैसे आए, कुछ प्लान किया कि रियल स्टेट के बिजनेस में जाना है? रियल स्टेट में जो इस बिज़नेस में बाय मिस्टेक आया और इट वाज नॉट अ चॉइस। चॉइस तो ये थी कि जब इंटर किया तो नंबर कम थे, 60% नहीं थे। तो चूँकि फ़ौज की तरफ शौक़ था कमीशन सर्विस लेने का और आईएसएस भी करने का, तो वो पूरा नहीं हुआ। फिर बीकॉम किया। बीकॉम में यह था कि ग्रेड अच्छा आ गया, थोड़ा सा हमें अकल आई कि हमें पढ़ना चाहिए, तो हमने ग्रेड अच्छा लिया। तो उसके बाद मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया आईएसएस भी, 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुआ। उसके बाद एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अप्लाई किया, उसमें भी मैं रह गया। तो उसके साथ साथ मैं शाहीन फाउंडेशन एक सब्सिडरी है एयरफोर्स की कंपनी है, जिस तरह फौजी फाउंडेशन आर्मी की अस्करी है, इस तरह उसमें मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करता था, डाटा वगैरह। तो ये मेरे पास आखिरी ऑप्शन था। साथ मैं मास्टर्स में कर रहा था रिफा से इवनिंग टाइम में। सुबह दफ्तर जाता था, 17,500 तनख्वाह था, 3-4 हज़ार ओवर टाइम, और साथ साथ यूनिवर्सिटी जाता था। तो उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी फारिग हुआ 2017 में, मैं सितंबर में ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैं निकल गया, मैंने रिज़ाइन दे दिया। 50-60 हज़ार रुपये मेरे पास था। मैंने कहा इतना, 2 खबा में मेरा 12 बाई 15 का कमरा था और मैं मेरा रूममेट साथ हम रहते थे। तो मैंने इतना बैकअप था कि 2 महीने मैंने कहा, तो मेरे एक दोस्त हैं बिलाल अलवी, उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी का काम आप करें। तो मैं बहरिया टाउन आ गया मोटरसाइकिल पे इधर ही, और वहाँ से ये रियल स्टेट का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। सो बहुत सारी रिजेक्शंस के बाद जब मुझे पता लगा कि मैं जॉब में कुछ सिफारिशें मैंने कराई, आगे पीछे से बात भी की, लेकिन वो मेरी जॉब हुई नहीं। अकाउंट्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, बैंक्स में मैं गया, वहाँ पर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। सही। तो फिर मैं इस तरफ आ गया मोटरसाइकिल पे। फिर रियल स्टेट के अंदर हम इन हुए 2018 में, और फिर यहाँ से एज आ फ्रीलांसर टाइप नहीं होता, फिर ना इधर उधर काम करना, उस तरह हम काम करते रहे दोस्तों के साथ। उसके बाद 2019 में जनवरी के अंदर मैंने प्रॉपर्टी नामा नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। सही। और प्रॉपर्टी नामा नाम से एक कंपनी मैंने रजिस्टर्ड कर ली एफबीआर में और आगे पीछे डिपार्टमेंट से, और मैंने कहा चले अपना काम शुरू करते हैं। सो दिस वाज द स्टार्टिंग। जब आपने बिजनेस शुरू किया रियल स्टेट का, तो आपको क्या लगा कि कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, वो बीकॉम ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी? देखें, एजुकेशन जो है वो बहुत सारी जगहों पे आपको फ़ायदा देती है। फॉर एग्जांपल, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था जॉब का, तो मुझे सिस्टम समझ आ गया कि जॉब में बहुत सारी चीज़, आप एक्सेल सीट समझ जाते हैं, आप हिरार्की समझ जाते हैं, आप कम्युनिकेशन सीख लेते हैं। फिर एजुकेशन आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर रोल अदा करती है कि आप, जब मैंने यूट्यूब चैनल से शुरू किया था। मैंने कहा एक यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर्टी की वीडियोस डालता था ना, ये घर पर है फ़रोख्त है, प्लॉट पर है फ़रोख्त है, वहाँ से मैं हिट हो गया। फिर मैं डेवलपर गया, और फिर अब इंटरनेशनल रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमने बहुत काम किया, लेकिन जो एजुकेशन थी वो ज़ाहिर बात है मेरे काम आई, क्योंकि आज अगर मेरे साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो मैं अकाउंट्स को समझता हूँ। ठीक है, आज अगर मैंने किसी आर्किटेक्चर या इंजीनियर को भी समझना है, तो चूंकि बेसिक एजुकेशन मुझे मेरी थी, तो इन चीज़ों को समझने में आसानी हुई, ग्रोथ में आसानी हुई, टीम बिल्डिंग में आसानी हुई, मैनेजमेंट में हमने पढ़ा, बिजनेस पढ़ा, बीबीए की बुक्स पढ़ी, कारोबार पढ़ा, किताबें पढ़ी थी।
तो उसको स्लो स्लो हम अप्लाई किया। तो एजुकेशन का रोल ज़रूर है, आजकल भी है। अगर एजुकेशन आपकी नहीं है तो आप बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। फिर आईटी का दौर है सारा, आईटी को मैंने समझा, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीखी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टिकटॉक, मोनेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें समझी। तो समझ कब आती है, जब आप बेसिक एजुकेशन आपने की होती है। सो एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, बट नॉट 100% कि आप उसके ऊपर बेस करें, लेकिन साथ साथ स्किल्स आपके पास होती हैं, कोई आइडिया होता है वो हिट होता है, लेकिन एजुकेशन की सपोर्ट भी आपके साथ रहती है। 7 साल हो गए हैं तकरीबन, 2018 में आपने शुरू किया, 2025 में आज हम बैठे हैं। क्या ऐसी चीज डिफरेंट चीज़ थी जिसने आपको दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट किया? माशाल्लाह आपने बड़े कम टाइम में एक बेहतर नाम बना दिया। 2023 में हम पूरे पाकिस्तान मुझे जानता भी था, और 2000 मैं उन लकीएस्ट लोगों में से हूँ जो 2023 के हाईएस्ट पेयर्स टैक्स पेयर्स थे। ठीक है, सदारती अवार्ड और पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते थे, और रियल स्टेट में मेरा बड़ा एक नाम था। अब तो हम वो एक स्टार्टिंग 2 साल की बात कर रहा हूँ। हुआ बेसिकली ये था कि जब मैं रियल स्टेट में आया तो यहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, थम्स, बड़े बड़े, बिल्कुल है। मतलब बिलियनियर्स थे, वो अमीर लोग थे, पैसा था, गाड़ियाँ थी, हम मोटरसाइकिल पे एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का भी शिकार होते थे, यार हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे। हाँ। लेकिन अल्लाह खुश रखे अमेरिकन को, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ये यूट्यूब उनका एक एप्लीकेशन है। मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाली प्रॉपर्टी की, वहाँ से फिर मैंने फेसबुक पर डालता गया, वहाँ से लोग मुझे देखते गए। जब वो मुझे देखते गए तो मुझे राब्ता करते गए। तो पहले तो मैं खुद प्रॉपर्टीज बेचा करता था। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस्माइल बोल रहा हूँ जी, आपकी जी वीडियो देख रहे हैं जी, आ जाएं सर। मैं विजिट कराया, मोटरसाइकिल पर बिठाया, फ्रॉड दे दिया भैया। फिर क्या हुआ कि मैंने टीम बनाना शुरू की, फिर हेल्पलाइन सेंटर हमारा बना, कॉल्स लैंड होती गई थी, टीम को लीड्स डिस्ट्रीब्यूट होगी, टीम सेल्स करती थी, 1 नंबर तरीके से हम काम करते, जाति के साथ 2 नंबर नहीं करते थे। वहाँ से हमारा सिस्टम हिट होता गया, और हज़ारों लोग को हमने फिर प्रॉपर्टीज़ बेची, और वो हमें कमीशन देते थे। फिर दैन उसके बाद एक तो ये जो यूट्यूब था, ये आईटी था, रियल स्टेट को यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर लेके आने वाला मैं था पहला बंदा। उसके बाद 650-700 अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने चैनल्स बनाए, सबका रिज़्क अल्लाह ने जोड़ा, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर इन हुआ। ठीक है, लोग व्लॉगिंग करते थे, चीज़ें करते, मैंने कहा नहीं, मेरी ये फील्ड है, मैं रियल स्टेट को इस पे लेके आऊँगा। जब हम लेके आए, फिर वेबसाइट हमने बनाई, चीज़ें बनाई, तो ओवरसीज़ जितना था वो हमारा, हाँ, यूट्यूब और ये चीज़ें लेट थी, आईटी, वो लोग आईटी में बहुत आगे हैं। सो ओवरसीज़ जो था वो यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वीडियोस देखते थे और राब्ता करते थे, और इस तरह फिर हम एज अ डेवलपर आगे चले गए, प्रोजेक्ट्स बनाए, मॉल्स बनाए, अपार्टमेंट्स, लैंडस्केप, फार्म हाउसेस, हाउसिंग कम्युनिटीज़ यहाँ पर यूएई में। तो इस तरह फिर हमारा जो है ना ये निज़ाम चलता रहा। उमर के नाम से आपके माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने देखे भी हैं, बल्कि सब लोग जानते हैं। कितने प्रोजेक्ट्स हैं और सर किस एरिया में है ये? उमर जो है वो बेसिकली हमारा एक ब्रांड नेम है। लाइक जितने प्रॉपर्टी नंबर ग्रुप्स के प्रोजेक्ट हैं उसके साथ उमर लगता है। एक तो ये नाम बड़ा खूबसूरत है और बहुत ही अजीम हस्ती का नाम है, सो दैट वाज द लिंक। और वहाँ से ये जब हमने नाम शुरू किया तो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था उमर रिविरिया, जिस दफ्तर में आप बैठे हुए सामने यहाँ पे बना हुआ है, 100% डिलीवर है। दिस वाज फर्स्ट माई टावर। फिर उसके बाद हम उमर मॉल बना रहे हैं, 100% उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, उसमें फिनिशिंग हो रही है फैसल हिल्स के अंदर। ठीक है, वो है हमारा उमर मॉल। तीसरा हम उमर रेजिडेंसीज, हम गलियात में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर होटल सर्विस अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, 110-20 फ्लैट्स के। फिर हम चले गए हाउसिंग कम्युनिटीज़ की तरफ से, डिफरेंट जगहों पे हमने डिफरेंट, यानी कि 100 कनाल ज़मीन लेके, 150 कनाल ज़मीन लेके उस पर प्लॉटिंग की, रजिस्ट्री इंतकाल्स के नाम से हमने प्लॉट बेचा। फिर हमने एक फार्म हाउस कम्युनिटी का काम प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर हमने फार्म हाउस लोगों को दिए, 100% रेडी रजिस्ट्री इंतकाल वाले फार्म हाउस के प्लॉट दिए, और उसको उमर एक्वा फार्म्स का हमने नाम दिया। अच्छा, उसके बाद हमने उमर रेजिडेंसीज मरी है। फिर एक उमर शैले हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा खूबसूरत, हमने रेजिडेंशियल प्लॉट्स का प्रोजेक्ट मरी में किया। उसके बाद यूएई में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, आ रहे हैं और अपकमिंग है, कुछ की अप्रूवल्स अभी पाइपलाइन में, जैसी उसकी अप्रूवल्स हो जानी है हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द, और फिर बहरिया टाउन का एक बिल्डिंग है हमारी उमर डिस्ट्रिक्ट टावर, हम अभी बना रहे हैं, वो हमारा हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। और उमर विलास के नाम से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 150, 50, 100 घर हम बनाते हैं और लोगों को किस्तों पे देते हैं। पेशावर में भी हम किस्तों पे घर बना रहे हैं और रावलपिंडी में भी हम किस्तों पे घर बना रहे हैं। सो ये तमाम हमारा एक पोर्टफोलियो है। सो उमर बेसिकली जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ हम उमर विलास हैं, उमर फार्म्स हैं, उमर वैली है, उमर रेजिडेंसीज है, उमर फार्म्स है, इस तरह डिफरेंटली हम कर रहे हैं। 2-3 इयर्स बैक सर रियल स्टेट में एक बहुत बड़ा फ्रॉड आया। लोगों ने जो है वो रेंटल वैल्यूज़ देना शुरू कर दी, कुछ पैसे देना शुरू कर दिए। मेरे भी बहुत से जानने वाले लोग हैं, जब गप में बैठते हैं बताते हैं कि यार मैंने
किसी बंदे को 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया और मुझे 2-3 किस्तें मिलना शुरू हो गई ना, मैं बड़ा खुश कि घर बैठे। हमारी आवाम को अक्सर शौक है कि बगैर शॉर्टकट ये, हाँ जी, शॉर्टकट आ जाए। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, कभी आपने भी ये काम किया या नहीं किया? जब 2021-22 में रियल एस्टेट थोड़ी सी पीक पे गई तो लोगों ने ये शुरू किया कि मतलब बिल्डिंग अभी ज़ेर तामीर है या तामीर नहीं हुई और आपको दे दिया करोड़ रुपए की दुकान, करोड़ आपसे ले लिया, दुकान अभी बनी नहीं और आपको 5 लाख रुपए महीना शुरू कर दिया। मैंने तो इसके खिलाफ बहुत मुहिम चलाई, वीडियोस बनाई, इसको सूद का नाम दिया जा सकता है। उन्होंने वो मुफ्तियों शिस्तियों से फतवे शतवे भी डाले और दिखाए कि ये देखें जी ये बड़ा हलाल है, हम आपके पैसे को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। और फिर उन्होंने 20% सालाना मुनाफे का उनको स्टाम्प भी दिए। बिल्कुल है। तो पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में अरबों रुपए का इस टाइम तक टोटल लगभग 28 से 30 अरब रुपया इस जमर में चला गया। बहरिया टोंके में बहुत सारे डेवलपर थे, तो जीटी रोड के ऊपर भी थे, बिल्कुल है। लाहौर में थे। तो एक तो ये था कि आसान था, अगर मैं उस टाइम ये करता तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं किसी से करोड़ लेता, 5 लाख रुपए 3-4 महीने रहने देता और फिर भाग जाता। लेकिन एक तो ये अल्लाह के साथ जंग है, दूसरा कि लोगों के साथ ज़्यादती है। आज आप देखें ना, हमारा कस्टमर की बहुत बड़ी गलती है, ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है। वो तो पैसे लेके जो भाग गया, जो मुजरिम है वो तो मुजरिम है ही है। तो गया। लेकिन इनको भी उस टाइम हम वीडियोस बनाते थे कि आए आप रियल प्रॉपर्टी खरीदें जो बन रही है। अब मैं जब लोगों को शॉप या फ्लैट बेचता था तो हम कहते थे कि सर ये जब बच जाएगा, जब इसमें रेंट आ जाएगा तो आपको का रेंट पे लग जाएगा, किराया जो रियल आएगा। लोग कहते थे नहीं, फलानी जगह तो हमें अभी से किराया मिल रहा है। बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर। आज भी थाना रवात में चले जाएं, इस्लामाबाद के थानों में चले जाएं, बैरिया के साथ मुनहका को थाना, डीएचए के साथ थाने में चले जाएं, सबसे ज़्यादा केसेस इस चीज़ के हैं। 20 करोड़ रुपया लेके भाग गया, 2 करोड़ रुपए के लेके भाग गया। तो ये हमारे लोगों ने खुद किया, वो भी कसूरवार है और ख़रीदार भी कसूरवार है। जो एक सिस्टम देखें, आपको बैंक 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो है आपको 5 लाख महीना नहीं दे सकता, वो 80,000 रुपये महीना देता है बैंक। तो एक आम बंदा आपको कैसे ले सकता है? सो हमारे लोग शॉर्टकट्स में जाते हैं और जो अभी उनके साथ हुआ, अब नैब में, FIA में, पुलिस में खाते चल रहे हैं, लेकिन वो सब इस मुल्क से भाग चुके हैं। और अगर नहीं भी कोई भागा तो उसके एसेट्स बाहर हैं, तो आप कानूनन, पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त कानून है, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप जेल में थोड़ा सा टाइम गुजार के आ जाओ। 1-2 अरब रुपया तो को लेके 1.5 साल मैं कहना माँ भी अंदर कर दे। 2 अरब रुपये खा जाओ तो 2 साल के लिए अंदर जेल में एंजॉय करो, वापस आओ और केस क्लियर करके चले जाओ। ठीक है, फिर प्री बार्गेनिंग होती है, दे दिला के डील शील हो जाती है। जो मजबूत 2-4 बंदे होते हैं उनको लोग अपना पैसा वापस कर देते हैं। कमजोर जड़े साढ़े रोने वो सिर्फ पर्चे दे के पर्चे थे चल रहे होने, केस ही भुगत रहे होने। सो ये है कि जब भी आप गलत ट्रैक पे चलेंगे तो गलत होगा। अगर आज हम पाकिस्तान में बैठे हुए बिल्डिंग्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, हमारा बिलीफ है रियल स्टेट, मतलब जो चीज़ नज़र आ रही है हम वो बेच रहे हैं, जो चीज़ दिखा रहे हैं। आज भी हम 100% रेडी शॉप्स इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं, 100% रेडी फ्लैट्स देते हैं, 100% रेडी फॉर पोजेशन रजिस्ट्री इंतकाल के साथ प्रॉपर्टीज़ लोग को बेच रहे हैं। घर भी बेच रहे हैं, रजिस्ट्री इंतकाल के साथ बेच रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी बेच रहे हैं। सो एक वक्त आया था कि लोग रियल स्टेट से हट गए थे। जब आप रियल स्टेट से हटेंगे फिर आपके साथ नुकसान होगा और एज अ डेवलपर भी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी जलील होगा। एक कॉमन बंदा सर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, रियल एस्टेट वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से बेस्ट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कैसे वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो कब वो फायदे में रहेगा और कब नुकसान में जाएगा? जब आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। जब आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। जब आप रियल स्टेट से हटेंगे, अब देखें ना, एक फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है, एक सोसाइटी आ गई वो फाइल बेच रही है, लेकिन उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनकी कोई लेजिसी नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया तो फिर आप नुकसान खाते हैं। आपने चलते फिरते, मामू ने कहा प्लॉट ले लो, आपने ले लिया, आपने कहा कज़न ने कहा यार एक फाइल मैं भी ली, तू भी ले ले। चलते फिरते जब आप इस तरह करेंगे, तीसरी चौथी बात यह है कि आप जब ये नहीं देखें कि यार जिस बंदे से मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसकी क्या लेजिसी है। देखिए, एक फाइल आपको चलता फिरता बंदा भी देता है, एक प्रॉपर्टी हम आपको देते हैं। अब हम बैठे हुए, हमें समझ बूझ है कि लोग को कहाँ पे इन्वेस्ट कराना है, पूरा एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। यार इस बंदे का 20 लाख रुपए कैसे कैसे इन्वेस्ट होगा तो इसको फायदा होगा। सो जब तक आप प्रोफेशनल लोगों के साथ नहीं चलेंगे, देखिए ना, नीम हकीम वबाले जान, तो जब आप नीम प्रॉपर्टी डीलर या नीम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि राइट टाइम टू सेल और राइट टाइम टू बाय, हमारा ये कंसेप्ट लोगों के जहनों में नहीं है। देखिए आज रियल एस्टेट डाउन है, ये खरीदारी का टाइम है, लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब ये ऊपर चला जाता है सब खरीदने आ जाते हैं। खान साहब के दौर में रियल एस्टेट ऊपर गई, सबने खरीदा। 2017 में ऊपर गई, सबने खरीदा। 2006 में मुशर्रफ बूम आया, सबने खरीदा। नीचे आती है तो कोई नहीं खरीदता, ऊपर जाती है तो सब खरीदते। महंगा सब खरीद लेते हैं, महंगा सब खरीदते। सर फाइल्स 20-20 लाख प्रॉफिट भी थी, सब खरीदते थे। आज 2 लाख माइनस को कौन है, लो कहता है नहीं। तो ये हमारे लोगों का भी एक फ्लॉ है। जब नीचे चीज जाती है लोग खरीदते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी होती है, नीचे गई चीज उठा खरीदी, प्रॉफिट पे जाके बेच दी। ये प्रॉफिट पे खरीदते हैं और लो में आके बेचते हैं, तो झगड़ा तो फायदा हो सही।
ये बेसिकली असल में मसला यही पे आता है। मसला यही है। सर रियल स्टेट में आपका हीरो कौन है? रियल स्टेट में एक ही बंदा है जो पाकिस्तान को, जिसने रियल स्टेट की पहचान दी, बिल्कुल। पाकिस्तान को रियल स्टेट कॉलोनीज़ की पहचान दी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाइकून, एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रियल स्टेट डेवलपर, 40 फुट गली का कॉन्सेप्ट उसने दिया, कम्युनिटी के अंदर पार्क होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट उसने दिया, 220 फुट का मेन बुलेवार्ड होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट दिया, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, अंडरग्राउंड बिजली होनी चाहिए उसका कॉन्सेप्ट दिया, हर घर के सामने दरख्त होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट दिया, रैंप होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, इंटरनेशनल हॉस्पिटल होने चाहिए, ब्रिजेस होने चाहिए, इंटरनेशनल स्कूल्स होने चाहिए। और एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का 2002 के अंदर एक बंदा जिसने इस मुल्क को रियल स्टेट सिखाई, उसका नाम है मलिक रियाज। और वो इस रियल स्टेट, वो हमारे लिए सिर्फ हीरो नहीं है, वो आजकल यूएई वालों के लिए भी हीरो है। हमारा इशू ये है कि जहाँ पर एक बंदा बहुत बड़ा काम करे हम उसको सपोर्ट नहीं करते। और आज भी मलिक रियाज साहब जो अब पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, हमारी यही ख्वाहिश है कि वो इस मुल्क में काम करें। और हम इसी में लगे हुए हैं, हम इसी के ऊपर लोगों को भी, इन सब जितनी पार्टीज आपस में क्लैशेस हैं, कि इस मुल्क का सोचें कि जब वो वहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा यूएई के अंदर तो कितना बड़ा मल्टी बिलियन पाकिस्तानी रुपीस यहाँ से उड़ के वहाँ जाएगा। सो हमें इस मुल्क के अंदर काम करने, अगर इस बंदे ने एक अच्छा काम किया तो उससे गलतियां भी हुई ना, गलतियां हुई हैं, उनको रास्ता दे। आज कितने सियासतदान इस मुल्क में हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन केसेस हैं, क्लियर हो गया ना। तो अगर उससे भी कोई गलती हुई है, रास्ता दरमियाना निकाले और आए, उसको बैठा। जब मुल्क में बंदा बैठेगा तो इफेक्टिव्स के मामला भी क्लियर होंगे, और अगर किसी के पैसे देने तो देगा। जब एक मुल्क से बंदे को ही आप बाहर कर दें और फिर आप उस पर मोहर लगा दें कि आप नहीं इस मुल्क में आ सकते, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। सो सबसे पहले हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, इससे बड़ा हमारी कोई पहचान नहीं है। ये उनका भी कॉन्सेप्ट है, ये हमारा भी कॉन्सेप्ट है, और आम एक हर पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट है। सो हमें इस मुल्क के अंदर आपस में सबको मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय ये कि हमारे हीरोज़ को लोग इस्तेमाल करें। और वो पैसा जो इस मुल्क के अंदर कमाया गया वो इस मुल्क में वापस लगेगा तब जब आप थोड़ी सी उनको रिस्पेक्ट देंगे तो पैसा वापस आएगा, डंडा देंगे तो पैसा बाहर चला जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। सो मलिक रियाज रियल स्टेट फील्ड के हीरो हैं, और इसके अलावा तो और बहुत सारे इस मुल्क के हीरोज़ हैं, हर फील्ड के अंदर डिफरेंट हीरोज़ हैं, शहीदों के में डिफरेंट हैं। इसके अलावा मेरे इलाके से कर्नल शेर खान हमारे लिए हीरो हैं, कायद आज़म हमारे लिए हीरो हैं, मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हीरो हैं। लेकिन रियल स्टेट की फील्ड में मलिक रियाज साहब एक हीरो है। मैं समझता हूँ कि उसको उनको ये बताना चाहिए, उनको हमें ये महसूस करना चाहिए कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर नौजवान लड़के जब देखते हैं ना कि इस्माइल भाई हैं, तो 2018 में बाइक पर थे, 2025 में लेक्सस V8 माशाल्लाह गाड़ियों के काफ़िले आ गए, तो वो आते हैं कि भाई हम भी रियल स्टेट शुरू करते हैं। और उसमें मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 50% शायद इससे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, जब रियल स्टेट अच्छी थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो उस टाइम मैंने जब शुरू किया तो 600-700 लोग मुझे देखकर, फिर ये जो वो फिगर है जो यूट्यूब चैनल नज़र आता है ना, इतने बन गए जो मेरे बाद बने, फिर फेसबुक पेजेस बने 2-2.5 हज़ार, तो वो देख के आए, इंस्पिरेशन उनको मिली और उन्होंने पैसा कमाया इस मुल्क के अंदर, वो कामयाब हुए, अपने घरों को आगे लेके चले, अपने वालिदैन को सपोर्ट किया उन्होंने। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ी फील्ड जो है वो कामयाब भी हुई। और अभी तक उन लोग, रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है कि जब आप पीक में पैसा कमा लो तो डाउनफॉल में भी आपका सिस्टम चल जाता है, क्योंकि एक फील्ड ऐसी उसमें इसमें पैसा ज़्यादा ना, सैलरी तो होती नहीं है, आप एक अच्छी अर्निंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सेल करते हैं एक अच्छा। लेकिन होता भी सही क्या है कि जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, जब आप रियल एस्टेट डाउन है तो हमें आज पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, जब रियल एस्टेट ऊपर होती है, जब हम पैसे कमा रहे होते हैं हम कहते हैं मुल्क बहुत अच्छा है, जब हम पैसे का नुकसान कर रहे हैं तो हम कहते हैं मुल्क बहुत गलत है। सो सबसे पहले आपने पॉजिटिव होना है अपने बारे में कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, फिर मुल्क के बारे में भी और इकोनॉमी के बारे में। जब आप पॉजिटिव होंगे, जब हम सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा, ये मुल्क ऊपर जाएगा। अब देखिए, हम सब कोलेटरली ऊपर बैठे हुए लोग, कारोबारी लोग, सब जगह। कल अब मुझे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुझे मेंबर बनाया, मैं वहाँ पर गया एक, तो उधर भी मैंने यही बात की कि हम सब, या कहीं पर भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कि सबसे पहले हमें आपसे ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है। जब ये मुल्क बेहतर होगा तो हम सब बेहतर होंगे। सो कोलेटरली अगर हम सब पॉजिटिव हो जाएंगे, रियल एस्टेट वाले, हम कारोबारी करने वाले, रेहड़ी वाला, सियासतदान, सब फौज, सब जितने लोग अपना एक रोल अदा करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क आगे जाएगा। और जब मुल्क आगे जाएगा तो हम भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आगे जाएंगे।
2025 में सर रियल स्टेट में बिजनेस में जो लोग आना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देते हैं और कैसे देख रहे हैं कि 2025 से ऑनवर्ड रियल स्टेट बिजनेस कहाँ पे खड़ा है पाकिस्तान में? देखिए जी, इस टाइम हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो सिफारिशात दी हैं एज अ टास्क फोर्स, जो हमारे दोस्त टास्क फोर्स में हैं, उनके ज़रिए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब तक बात गई है, उसमें अभी ये है कि डिस्कशन हो रही है। आईएमएफ की थोड़ी-सी ये समझने वाली चीज़ है कि जब आप एक बंदे से उधार बहुत बड़ा ले लेते हैं, जी। तो आप उसके ताबे होते हैं। वो कहता है करना है तो करना है, वो कहता है नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी, बहुत सारे पैगाम भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और जो SIFC बनी है, जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आप इनका नाम क्यों लेते हैं? जो मुल्क के बड़े उन्हीं का नाम लेना है ना, घर में बच्चा रोता है तो किसका नाम लेता है? जो बड़े हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर बहुत सारे हमने कैंपेन्स भी की, वीडियोस भी चलाई और डिफरेंट जो हमारे दोस्त अहबाब है आगे पीछे उनके ज़रिए कि सर इस के ऊपर कोई एमनेस्टी दें, कोई वो दे। लेकिन अभी इस पे बात चलना शुरू हो गई है कि 5 करोड़ रुपए तक कि जो बंदा प्रॉपर्टी लेगा उससे ना पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, एमनेस्टी टाइप, यानी कि वो उस पर एक मुनासिब सा टैक्स दे और इन्वेस्ट कर ले। आज असल में डर क्या है, एक बंदे के पास 1 अरब रुपया पड़ा है, वो कहता है जैसे मैं निकालूंगा FBR आ जाएगा। अब उस डर से वो नहीं निकाल रहा। सो ऐसी को पॉलिसी आनी चाहिए कि आप 5-10 करोड़ 1 अरब रुपया इस मार्केट में लेके आएँ, मुनासिब से एक टैक्स दें। वैसे अगर टैक्स 20% है, आप चले 5% दे दें, वाइट करें और मार्केट में, जब मार्केट में पैसा सर्वाइव करेगा तो इकोनॉमी जनरेट होगी, जॉब जनरेट होंगी, सेल परचेज होगी, दोबारा गवर्नमेंट को और अच्छा टैक्स मिलेगा। सो इसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने आईएमएफ को अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई आईएमएफ, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। 14% से टैक्स 4% पे आ रहा है, एडवांस टैक्स 4% 0.5% पे आ रहा है। सो गवर्नमेंट ने पहले रियल एस्टेट को थोड़ा सा डंडा दिया। शहबाज शरीफ साहब को या हुकूमत को ये लगता था कि रियल एस्टेट के बगैर मुल्क चलेगा, लेकिन 74 अलाइड इंडस्ट्रीज का काम नहीं चल रहा। आप देखें, 1 टन स्टील 2.5 लाख रुपए क्या, 50,000 रुपये उसमें गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, एक ईंट के अंदर 5 रुपए गवर्नमेंट को जा रहा है, एक बलम के अंदर 5 रुपए गवर्नमेंट को जा रहा है, एक लकड़ी के एक टन में कितना पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है। सो ये तो बहुत बड़ा टैक्स गवर्नमेंट के पास है। और टैक्स कब जाएगा? जब चीज़ सेल होगी। सेल कब होगी? जब इंडस्ट्री चलेगी। सो अब इसके ऊपर हुकूमत लेवल के ऊपर बात हो रही है, मुख्तदर हलकों में बात हो रही है कि रियल एस्टेट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है। हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, 22% से शरह सूद जो आपका 12% से आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपका करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ था, आपको लाख रुपए मिल रहा था, आप हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए थे। अब जब करोड़ रुपया बैंक में पड़ा और आपको छनकना रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, वरना कहना चलो मैं को मार्केट चू को फ्लैट ला लेसा, को कार बढ़ा लेसा, को रेड़ी ला लेसा, को दुकान बढ़ा लेसा, तो लोग अब मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। पिछले महीने जनवरी के अंदर 1100 अरब रुपया बैंकों से निकला है। क्यों? क्योंकि अब सूद नहीं मिल रहा। और ये टोटल 33 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बैंकों में सेविंग अकाउंट्स में पड़ा हुआ। तो आप ये देखें, अभी सिर्फ 1,000 अरब रुपए निकला है, ये मार्केट में आए। लेकिन अब हुकूमत क्या करे, अच्छी पॉलिसीज लेके आए ताकि ये जो पैसा इस मुल्क में बैंक से निकल रहा है ये बाहर फ्लाई ना करे, बल्कि इस मुल्क के अंदर ही रहे। ऐसे स्टेप्स लेके आए, बिजनेसमैन को सपोर्ट किया जाए। हुकूमत बहुत सारी उस चीज़ के ऊपर इकदाम कर रही है, काम कर रही है अपने अपने लेवल पर, लेकिन उसके असरात और समरात में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन्फ्लेशन रेट में कमी, स्टील का रेट आप देख लें कि 3,15,000 टन से 2,35,000 40,000 रुपये टन पे आया हुआ है और बरकरार है। डॉलर का रेट बरकरार। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है इन 2025 बहुत सारी पॉजिटिविटी। रियल एस्टेट सेक्टर में तो पॉजिटिविटी है। इस रियल एस्टेट 2025 के अंदर अभी भी मैंने अडयाला रोड के ऊपर किस्तों पे घरों का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। मरी में हम, गलियात में हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मरी में करने जा रहे हैं, इसके अलावा बहरिया टाउन के अंदर इधर करने जा रहे हैं, पेशावर में करने जा रहे हैं। तो हम तो लगे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल एस्टेट है, जो मौके पे तैयार चीज़ है, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन जो फाइल है उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जब अभी ये काम करेंगे तो, और साथ साथ गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें, हम कहते हैं गवर्नमेंट हमें एक कदम हमारे साथ चले, हम 10 कदम आगे चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ है। सर रिसेंट ईयर्स में ना पाकिस्तान से पैसा यूएई में मूव किया, बहुत से इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान से यूएई में चले गए। आपने भी यूएई में प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो कैसे देख रहे हैं ये इन्वेस्टर वहाँ पर क्यों गए हैं और प्रॉफिट रेशोज वहाँ पर कैसी हैं? देखें, दोनों डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। जब इर्द गिर्द जब किसी मुल्क के अंदर मसाइल होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और डंडा दिया जाएगा, ना ये देखा जाएगा कि इस कारोबारी ने इस मुल्क के लिए कितना काम किया, इन्हें भी डंडा दो, फलाने को उठा लो। अब मैं इस मुल्क में किडनैप हुआ, 15 करोड़ रुपया दिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब पुलिस ने बाज़ाब किया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बहुत अच्छा मेरे केस में रोल अदा किया, अदालतों ने भी। लेकिन इशू ये है कि हुआ क्यों? बात है कि ये नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्या होते हैं कि आप डिसहार्ट होते हैं इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी
मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत पैसा है लोगों के पास, ये बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये आम बनने के बस की बात नहीं है। 22 करोड़ आवाम में सिर्फ 1% है जो यूएई को अफोर्ड कर सकती है। बाकी क्या करेंगे? इस मुल्क के अंदर 20 लाख घरों का डेफिसिट है, वो इस मुल्क के अंदर ही उन्होंने रहना है। 1% लोग हैं जो उस एरिया को अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये बहुत स्मॉल अमाउंट है जो फ्ली हो रही है, अभी भी बहुत। मैं वो 33 बिलियन $12 बिलियन लोगों के बैंकों में सेम अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो मार्केट ही डिफरेंट बने की। देखिए, वहाँ पे प्रोडक्ट ही 10 करोड़ रुपए की, अब हर महीने के बाद तो 10 करोड़ नहीं है। हम पाकिस्तान में किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? जिसका बजट 50 लाख है, जिसका बजट करोड़ रुपए है, जिसका बजट 2 करोड़ रुपए है, जिसका बजट 3 करोड़ रुपए है। जो हमारी 98% जो आवाम है, जो 1% आवाम है, जो दुनिया के बाकी ममालिक में पाकिस्तानियों की अफोर्डेबिलिटी वहाँ नहीं है। अब हम यूएई में जो प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं या वहाँ पर करेंगे, वो सबसे पहले तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस जो पूरी हो जाएंगी तो हम उसको लॉन्च भी करेंगे चीज़ों को। लेकिन वो उस वहाँ का इन्वेस्टर कौन है? यूक्रेन बहुत ज़्यादा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा है, यूके से बहुत ज़्यादा है, यूरोप से बहुत, क्यों 40% टैक्स है, यहाँ से भी है। लेकिन यहाँ का बंदा हमारे साथ इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि फिर उसका पोल खोल जाता है। सीधी सी बात है ना कि यहाँ किसी ने करप्शन किया, मेरे से फ्रॉड लेगा तो उसको तो पता लग जाएगा ये तो इतना बड़ा करप्शन किया, तो हमसे कभी भी नहीं। वहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो किसी और नेशनलिटी के लोग के साथ करते हैं। सो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो हम उन मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वही है कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। लेकिन हाँ, अगर एक बंदे के पास बड़ी पेमेंट है और लीगली उसके पास वो यूएई में मौजूद है, तो यूएई के कानून के मुताबिक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन हमारा जो आप देखें ना, 99% हमारा पोर्टफोलियो, हमारी 100 में से 90 वीडियोस, 100 में से 90 पोस्ट क्या आती हैं कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हम काम करें, इस मुल्क से हम बने हैं। लेकिन जिस बंदे के पास बहुत पैसा है, वो यूएई, यूके में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, सो उसको भी हम वेलकम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर स्मॉल ट्रांजैक्शंस के अंदर इस टाइम काम हो रहा है। जो छोटे बजट वाले लोग हैं, कि कल को हमें भी लोग याद करें कि यार इस बंदे से मैंने चीज़ ली थी, मुझे मिल गई, एक घर का ख्वाब है, उनका पूरा हो जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बाकी तो हम कारोबारी लोग हैं, पूरी दुनिया में कारोबार करेंगे, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यूएई में भी करेंगे, सऊदीया में भी करेंगे, यूके में भी करेंगे, रशिया में भी करेंगे। माँ से भाई इंडिया की जहाँ जहाँ पासपोर्ट पे हम जा सकते हैं वहाँ पे हम करेंगे और अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे, अपने मुल्क के नाम को रोशन करेंगे। और पाकिस्तान का टैग जब लगता है कि यार देखें ना, हम नौसरबाजी 2 नंबरी में हर जगह मशहूर है, तो अगर हम वहाँ पर अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे मुल्क की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कि देखें इस मुल्क के अच्छे लोग भी हैं, देखें काम कर रहे हैं। लो बजट हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम तो बड़ा लिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम नाम, बहुत कम सोसाइटीज़ जो है वो सामने आई हैं। आप कोई ऐसी सोसाइटी रिकमेंड करेंगे लो बजट में, जहाँ पर लोग ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे? देखिए, एक सोसाइटी का नाम लेंगे तो दूसरी सोसाइटी वाला नाराज़ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अगर 50% फ्रॉड किसी ने किया तो 50% मार्केट में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो लोग जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने साइट्स के ऊपर 1500 मशीनरी लगा के काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बना रहे हैं, लाखों कनाल ज़मीन खरीद चुके हैं, चाहे वो चक्री रोड के ऊपर है, चाहे वो ड्याला रोड के ऊपर है, चाहे वो चकबेली रोड के ऊपर है, चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी जगह है, तो वो जेन्युइन है। जो ये इस स्लम का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि गंद साफ़ हो गया, नौसरबाज भाग गया, ओरिजिनल बंदा रह गया। अब ओरिजिनल की पहचान ये है कि आप किसी सोसाइटी पे जाएं और वहाँ पे आपको काम नज़र आ रहा है, चाहे वो गुजर खान में आप जाएं, चाहे जितने भी। देखिए, प्रोपागेंडा और बात होना एक अलग बात है, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट 8-10 हज़ार प्लॉट 3 महीने में बाद डिलीवर करके लोग को पोजीशन दे रहा है, लोग को कह रहा है कि ये प्लॉट आपके रेडी हैं, आप आके घर बनाएं, लोग को कह रहा है कि आप चार्जेस क्लियर करें और प्लॉट के पोजीशन लें, तो ये जेन्युइन लोग हैं। और जेन्युइन जितने लोग हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आज भी वर्थफुल है, कल भी है और परसों भी है। दूसरा, जो आपने लो कॉस्ट की बात की, लो कॉस्ट का इशू ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो महंगाई है, ये चीज़ें ही, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हुई है। अगर एक डेवलपर ये सोचता था कि मैं 10 लाख रुपए का प्लॉट दूंगा 3 साल में, अगर 1,20,000 रुपये टन स्टील से 3 लाख पे चले गए और अब तो चले 2,30 पे आ गया, तो उसकी कॉस्टिंग डिस्टर्ब हुई। जब कॉस्टिंग डिस्टर्ब हुई तो डेवलपर चार्जेस लगाने पड़े, फिर ज़मीनों के रेट ऊपर जा रहे, चीज़ें जा रही हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो कमिटेड कॉस्ट है या जो डेवलपर चार्जेस वो डिमांड कर रहा है, उसके अंदर वो लेने के बाद अगर एक बंदे को प्लॉट दे देता है,
तो मैं समझता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अमर है, कामयाब है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट वो लोग जो काम कर रहे हैं और भागे नहीं है उनको अप्रिशिएट करे। अगर उसके पास एनओसी नहीं है तो उनको एनओसी दे, अगर उनके पास पार्शियल एनओसी है तो फुल एनओसी दे, अगर उनके पास कम ज़मीन का एनओसी है तो ज़्यादा एनओसी दे और उनको अप्रिशिएट करे, उनको बुलाए। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो काम करते हैं उनको मुल्क के लोग बुलाते हैं कि आएँ, आप शहर बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि पाकिस्तान के बड़े स्टेट वालों को बुलाएं, बिठाएं, उनको थपकी लगाएं। या हमें किसी गवर्नमेंट से कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एप्रिसिएशन के 2 अल्फाज चाहिए। जो बंदा इस मुल्क में 100 घर भी बना रहा है वो इस मुल्क के तरक्की में एक किरदार अदा कर रहा है। ये गवर्नमेंट का काम है, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम था, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है। लोग को हाउसिंग देना, रियासत का तो काम यही है ना। यूके में जो बेघर रहा है उसको कौन घर देती है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। ये हम सस्ते दामों चीज़ें दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, लेकिन उल्टा यहाँ पर क्या है कि आप ब्यूरोक्रेसी की वजह से, मसाइल की वजह से, करप्शन की वजह से यहाँ पर आप कमाई का 25-30% रिश्वतों में देना पड़ता है। ज़्यादतियाँ हैं, पावरफुल लोग बैठे हुए हैं। आप एक छोटा सा 12 ग्रेड का अफसर आपकी खड़ी हुई बिल्डिंग को गिरा देता है, आके ज़्यादती कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सो सबसे पहले जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसके ज़रिए वो इन सब को कंट्रोल करें कि यार एक बंदा काम कर रहा है उसको क्यों आप ज़लील कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो। तो दिस इज़ द अदरवाइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, डिलीवरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, रावलपिंडी में भी कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं। लेकिन देखें ना, प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो गया तो प्रॉपर्टी इज़ नॉट फ्रॉड, दैट प्रोजेक्ट इज़ फ्रॉड। अगर इस्माइल फ्रॉड करता है तो इस्माइल फ्रॉड ही है, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट फ्रॉड नहीं है, ठीक है ना। वो या एक प्रोजेक्ट वाला करता है, उस प्रोजेक्ट का वो लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड है, 2 नंबर ही। ऐसा नहीं है, अब में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हैं। लोगों की अपनी गलतियाँ थी अगर उन्होंने गलत चीज़ खरीदी है। सर, फाइल और प्लॉट में हमेशा एक डिबेट रही है कि फाइल लेनी चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या रिकमेंड करते हैं, फाइल की तरफ जाना चाहिए या नहीं? देखिए, प्लॉट कैश पे मिलता है, फाइल किस्त पे मिलती है। 60% लोग जो है वो कैश नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, कैश सिर्फ अफोर्ड करता है 25-30-40%। तो वो जो जिसके पास कैश है वो कैश पे प्लॉट ले लेता है, रिस्क फ्री है। आप मौके पे प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, आप अमर हो गए, साइड पे हो गए, ख्वाब पूरा हो गया। जिस बंदे के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट का एक अफसर है, उसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, वो 50 लाख का प्लॉट नहीं ले सकता, लेकिन वो 50,000 रुपये किस्त दे सकता है, लाख रुपए किस्त दे सकता है। आप जिस प्लॉट पे बैठे हुए हैं, ये बैरियर टाउन का 5 मरले का कमर्शियल प्लाजा है। ये प्लॉट बैरियर टाउन ने लगभग 40 लाख रुपए का बेचा है, ठीक है। इस टाइम इस प्लॉट की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है। इस 40 लाख रुपए की डाउन पेमेंट थी 5 लाख रुपया और बाकी लाख रुपया किस्त थी। तो फाइल थी, आज प्लॉट है। बैरियर टाउन या डीएचए क्या है? डीएचए भी किस्तों पे प्लॉट देता है, ठीक है। अब डीएचए मार्गल एनक्लेव आया, 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट है, लेकिन वो फाइल है। क्या डाउन पेमेंट देते हैं, स्लो स्लॉप इंस्टॉलमेंट देते हैं। जितना डीएचए बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इंस्टॉलमेंट पे आया और स्लो करके पोजेशन मिलता है और प्लॉट में कन्वर्ट होता है। फिर बैरियर टाउन आया, फाइल आई, प्लॉट में कन्वर्ट होगी। चक्की रोड के ऊपर सोसाइटीज़ आई हैं, फाइल के ऊपर आई हैं, प्लॉट के ऊपर कन्वर्ट हो रही हैं। मेट्रो सिटी आया, फाइल पे आया, प्लॉट को कन्वर्ट हो रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी आया, फाइल दी, हज़ारों प्लॉट डिलीवर करी, स्टेप वाइज सबको डिलीवरी हो रही है, जो पेमेंट मुकम्मल कर रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी आया, फाइल आई, प्लॉट पे कन्वर्ट हो रहा है। फैसल टाउन फेज़ 1 को आप देख लें, फाइल थी, आज प्लॉट है। फैसल हिल 30,000 प्लार जो आज है, पहले दिन वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, तो ये पहले बहू थी, आज वो सास बन गई। तो ये इस तरह एक फाइल का एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब डिबेट बेसिकली है कि फाइल अच्छी और बुरी। अब अच्छी सास और बुरी सास का फर्क है, ठीक है ना। सही है। अच्छी बहू और बुरी, वो कहना अच्छी चाल चलन और रंग मुतों में लगा रही थी, बद चलन बहू में मिल गई। ये बद चलन बहू भी रहे ना, वो भी मार्केट है मैंने, अच्छी बहुआ भी है। सेम रियल स्टेट में अच्छी फाइल भी है और बुरी फाइल भी है, ठीक है। जिस तरह सारी बहुएं बदनाम है और सारी सासें बदनाम है, हमारा रियल स्टेट के क्या सारी फाइलें बदनाम है। रियल में क्या है कि जो काम कर रहा है उसकी चीज़ अच्छी है, वो जेन्युइन है। और आज पाकिस्तान के अंदर टोटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउसिंग स्कीम है, 95% पहले दिन फाइल थी, आज वो प्रॉपर्टीज़ बन गई। चाहे जितने बड़ी, चाहे टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, फैसल टाउन, सीडीए को आप देख लें, सीडीए क्या था, पहले दिन फाइल थी। सो इशू ये है कि आपने जो फाइल लेनी है, अच्छे प्रोजेक्ट क्यों नहीं चाहिए, मुस्तनद प्रोजेक्ट क्यों नहीं चाहिए, ज़मीन मौजूद हो, काम कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, लेजेसी हो, एक्सपीरियंस हो, लोकेशन अच्छी हो, तो फिर आपकी वही फाइल पहले दिन। पूरी दुनिया में फाइल सिस्टम, आप दुबई में चले जाएं, पहले दिन जो आप चीज़ खरीदते हैं वो फाइल होती है,
2 साल में बिल्डिंग बनती है तो आपकी यूनिट में कन्वर्ट होती है। प्लॉट आप लेते हैं वहाँ पर विले का या टाउन हाउस लेते हैं, पहले दिन फाइल होता है, आखिरी दिन वो उसमें कन्वर्ट। लेकिन वहाँ पे कानून ऐसा सख्त उन्होंने बना दिए कि लोग फॉर, यहाँ पे कानून में मसाइल हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पहले आपसे रिश्वत लेती है, कहती है काम करो इलीगली, ठीक है, और फिर जब नुसरबाजों के साथ नुसरबाजी सोसाइटी कर लेती है, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी कि आपने हमें बताया नहीं। तो ये होता है ना कि ये पहले काम करने देते हैं, जब कोई सख्ती आती है वो निकल जाते हैं, फिर कहते हो सान पता ही नहीं। आंखें बंद करते हैं लोग, तो लोग गलत काम करते हैं। अगर ये आंखें खोल के रखें तो लोग गलत काम ना करें, और अच्छे काम करने और बुरे काम करने वाले की पहचान होनी चाहिए। अच्छे काम करने वाले को अप्रिशिएट करें, बुरे को ख़त्म करें। यहाँ पे अच्छे को डंडा दो, बुरे को आगे लेके जाओ, बुरे को सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि बुरा बंदा रिश्वत भी अच्छे तरीके, जो जिसने फ्रॉड ही करना है वो कहता है 1 अरब का फ्रॉड करना है, 20 करोड़ आगे पीछे खवा भी देता है, क्या होया 8.5 बंदा कहना है 100 रुपये भी किसी ने ना खवा, क्यों मैं को ज्यादती कर रहे हैं, मैं को पाउडर बेचना हुआ, मैं को चर्जा काम करना, मेहनत से कमा रहा हूँ, मेहनत से काम कर रहा हूँ। हमें तो रवा ही नहीं है कि हमें कोई चौकी पे या किसी जगह पे कोई फाटक लगाए और कोई रोके और के जी 1000 रुपया दे दो, सानू साढ़े DPI हो जाना। ऐसी कैसी को मैं को नुसरबाजी की थी। टैक्सेबल इनकम है, 1 रुपया हलाल हराम का नहीं है। तो ये इशू है ना, जब आप हराम करते हैं तो हराम खिलाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी और ये सिस्टम जो बना हुआ है, जिसमें आप बहुत सारी रिफॉर्म्स और चीज़ें आ रही हैं, ये मजबूरी इंसान को करते हैं कि अगला फ्रॉड करके भागे। जितने आज भागे हुए उसमें सबका रोल है। कस्टमर ने लिया, उसने गलत चीज़ ली, उसका भी रोल है। फ्रॉडिया ने फ्रॉड किया, सब ने सपोर्ट किया। बस रियल स्टेट के बिजनेस में आने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? जब आप रियल स्टेट में आए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट? 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं थी रियल स्टेट में जब मैं आया। उसकी वजह यह थी कि मैं एक मार्केटिंग एजेंट था, 2 बंदों की डील कराता था और पैसे लेता था। सोसाइटी की फाइल बेची, फाइल पे सोसाइटी ने मुझे कमीशन दिया, मेरे से 12% टैक्स काट के मुझे पैसे दे दिए, बस। तो 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है। और जो नौजवान शुरू करना चाहते, जो नौजवान शुरू करना चाहते हैं वो किसी भी जगह रियल स्टेट के ठिये पर बैठें, साइंस समझे कि हो क्या रहा है। सही, जब आप समझेंगे कि हो क्या रहा है, फिर मार्केट में बैठें, साल लगाएं, 2 साल लगाएं, आपको समझ आएगी कि मार्केट में क्या हो रहा है। फिर जब आपको समझ आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके पास भी कोई आ ही जाएगा कि यार मुझे प्रॉपर्टी दो। सो जब आप उसको प्रॉपर्टी दोगे, सेलर से लेके दोगे बायर को, तो उस पर आप एक कमीशन जो है कमा सकते हो। जब आपके पास पैसे आ जाएं तो फिर एज ए डेवलपर, छोटे लेवल के डेवलपर, आप 5 मरले का प्लॉट ले, उस पर सिंगल स्टोरी घर बनाए, बेचे और मुनाफा कमा ले। सो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत अच्छा है। सो ये शुरू ही तब होता है जब आप एसेट सेल्स, ये फ्री काम है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। हाँ, फिर हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। अब हम घर बनाते हैं, बेचते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, बेचते हैं, प्लाजे बनाते हैं, बिल्डिंग्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें फिर ज़रा ज़्यादा इनकम है। एजेंट कहते हैं वो ज़रा कम कमा रहा होता है। सो ये स्लो स्टेप आप लेते हैं। अगर आप ये सोचेंगे मेरे पास पैसे दे, मलिक राज को हैसन पैसे, एलॉन मस्क को हैसन पैसे, जेफ बेजोस को हैसन पैसे, पाकिस्तान का कौन सा अरबपति है जो पहले दिन जिसके पास पैसे थे? किसी के पास भी पैसे। बैंकों के मालिक 500 रुपये था जेब में, अब देखें मोटरसाइकिलों पे आए, साइकिलों पे आए, और आज पूरी दुनिया पर राज करें। मुकेश अंबानी को देख लें, सबको देख लें। ये पूरी दुनिया में यही स्टाइल है कि पैसे से, और हमेशा गरीब बंदा ही बड़ा पैसा कमाता है, अमीर बंदा कभी पैसा नहीं कमाता, ठीक है ना। शायद मेरा बेटा उतना पैसा नहीं कमा सकेगा जितना मैं कमाऊंगा, या उतना नाम नहीं बना सकता जितना मैं, क्योंकि मैं आम लड़का था, एक अल्लड़ सा लड़का ही आगे जाता है, ठीक हो गया ना। तो ये एक जो होता है कि यार वो फलाने के मुंह में तो सोने का चमचा था तो वो कामयाब हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी टॉप पोजीशन पे हम लोग हैं, वही एक आम से लोग थे जिन्होंने स्टेप्स लिए और आगे गए। जब आप मार्केट में, समंदर में उतरते हैं, फिर आपको पता लगता है गहराई कितनी है, फिर आपको पता है जेली फिश किधर है, शार्क कहाँ पे है, फिश कितनी है, डेप्थ कितनी है, स्विम कैसे करना है, तूफान से कैसे लड़ना है। सो उसके लिए जंप करना लाजम है। सो जंप इनटू बिजनेस, एनी बिजनेस। रेडी वाला जो बाहर बैठा हुआ है, रेडी पे काम करे, आप यकीन करें ये एक SP से ज़्यादा पैसे कमाता है। तनख्वाह की हम बात करें, एक कमिश्नर से ज़्यादा पैसे कमाता है, 1.5-2 लाख रुपये कमाता है, 5,000 रुपये दिन का जेब में डालता है, ठीक है। तो 50,000 रुपये हो गया 10 दिन का, 1.5 लाख रुपये महीने का हो गया। क्यों? वो मार्केट में इन होता है। वही एक दिन आड़ती बनता है, वही होता है जो 10-10 ट्रक केलों के खरीदता है और फिर बेचता है, ठीक हो गया। और वही होता है फिर जो कहता है कि ये बहुत बड़ा व्यापारी है। तो स्टार्ट करना है एक छोटे से स्टेप्स से और आगे जाना है। लेकिन हमारे माशरे में पेरेंट्स की तरफ से भी होता है कि अरे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, रोक टोक ज़्यादा है, काउंसलिंग नहीं है, माइंड काउंसलिंग नहीं है, आइसोमेट्रिक्स नहीं है कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस ऊपर से डंडा होता है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, और फिर हम कामयाब नहीं होते। इस्माइल भाई, रियल स्टेट के बिजनेस में ना होते तो किस बिजनेस में होते? रियल स्टेट बिजनेस में ना होता तो कहीं पे जॉब कर रहा होता, एक अच्छा अकाउंटेंट होता, या एक अच्छा CFO होता, या एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर होता, या एक अच्छा बैंकर होता, यही होता। 2030 में खुद को कहाँ देखते हैं? 2030 में इंशाल्लाह
जितना हम काम कर चुके हैं इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं और अपनी टीम को बहुत ग्रो करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना चाहते हैं अगर हालात और गवर्नमेंट ने साथ दिया, और कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, टूरिज़्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिस तरह होटल सर्विस, अपार्टमेंट्स और ये वो इस किस्म की और सस्ती लिविंग लोगों को देना चाहते हैं। ये एक विज़न है। इंटरनेशनली भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, कम से कम 4-5 मुल्कों के अंदर इरादा है कि हम जाएं और ज़ीरो से वहाँ पर भी शुरू करें। वो हम तो बहुत पॉजिटिव हैं कि इंशाल्लाह अच्छी चीज़, अच्छा वक्त आएगा, वक्त अच्छा भी आएगा। नासिर गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी, तो नासिर काज़मी का ये शेर हम कभी कभी पढ़ते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 5 साल में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों ने डिफरेंट हो जाना है, और जो ज़िम्मेदारी लोगों ने हमारे कंधों पे डाली, जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, उनको भी चला पार लगाने का एक इरादा है। बाकी तो अल्लाह की तरफ से सब कुछ। फेवरेट गाड़ी कौन सी है इस्माइल भाई? कोई गाड़ी फेवरेट नहीं है, फेवरेट जो थी वो ले ली थी बस, उसके बाद कोई मतलब मुझे शौक अब नहीं रहा गाड़ी। हाँ, अब लेक्सस गाड़ी मुझे पहले V8 पसंद थी, वो भी लेक्सस भी ली, फिर बाहर जी वैगन वो भी रखी, उसके बाद निसान पेट्रोल मज़े की वो भी, ये रोल राइस वगैरह ये चीज़ें। तो ये अब वो नहीं है। वो एक शौक होता है ना, एक बच्चा पहले दिन 3 दिन बड़ा अच्छा मोटरसाइकिल चलाता है, बड़ा उसको पसंद आता है, फिर कहता है यार 1 to 5 हो जाए, ठीक है। तो अब उस तरह के शौक नहीं रहे। और हाँ, गाड़ी चलाने का शौक है लेकिन पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, यहाँ पे बम प्रूफ गाड़ी में फिरना पड़ता है, इसके अलावा फिर पूरा साथ सिक्योरिटी गार्ड्स ये वो तो या वो मुझे पसंद नहीं है वो सिस्टम, कि मुझे लोग देखें यार इसके साथ तो बोल रहा है, मतलब उसमें झिझक सी महसूस होती है। सो बाहर में अकेले गाड़ी इंजॉय करता हूँ, चलाता हूँ गाड़ी, बस SUV गाड़ी हो कोई भी हो, यानी कि थोड़ी सी ऊंची हो। और वैसे सबसे ज़्यादा जो मैं चलाता हूँ मुझे पसंद है रिवो गाड़ी, मुझे पसंद है, डाला वैसी मुझे पसंद है, ये जिधर मर्जी लग जाए कोई टेंशन नहीं, और कहीं फुटपाथ पे भी यू टर्न लेना हो तो डायरेक्ट मुड़ जाती है। बाकी सेंस यहाँ पर ड्राइविंग की बहुत कम है, तो इसकी वजह से आप अच्छी गाड़ी निकाल भी लेंगे रोड पे तो भी कोई घसीटा मार के चला जाएगा, फिर रिक्शे वाला अगर मार दे आपको तो आप उससे क्या लड़ोगे, जो मतलब गालियाँ ही देनी एक दूसरे को, इधर हरन मारो, तो नहीं है उस तरह। शौक गाड़ियों का नहीं है, बस काम का शौक है रिलेटेड। और मैं बहुत इजी लाइफ गुजारने का शौकीन हूँ, मुझे कोई मोटरसाइकिल पे भी कहीं बैठा के ले जाए तो मैं पैदल फुटपाथ पे बैठना, फुटपाथ पे बैठ के खाना खाना, ढाबों पे जाना, ये मेरा शौक था। अब तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाहर अभी भी यही शौक पूरा करते हैं। जिंदगी हार्ड टाइम तो देती है, आपको जिंदगी ने कभी हार्ड टाइम दिया है, मुश्किल वक्त? मुझे ज़िंदगी ने बड़ा मुश्किल वक्त दिया, शायद मुझे जो ज़िंदगी ने मुश्किल वक्त दिया वो तो दुनिया में बहुत कम लोगों को मुश्किल वक्त दिया होगा। मेरा जो किडनैप था, मैं जो अगवा हुआ था, अच्छा। वो मेरा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था, और जितने दिन मैं वहाँ रहा और बड़ा एक अज़ियत वाला वक्त था। और उसके बाद आके इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोग समझते हैं कि पता नहीं इंसाफ होगा, और मैं जब वहाँ पे भी था तो मुझे लगता था कि पता नहीं पुलिस, मैं आप देखिए कि मैं जोली बार के दुआ मांगता या अल्लाह पुलिस ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर पुलिस आई तो हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा। और एक दिन आया कि रावलपिंडी पुलिस के नौजवान ठक ऐसा दरवाज़ा खोला और एक बंदे ने आवाज़ दी इस्माइल हो। मैंने कहा जी, मैं पीछे देखा तो उसने मेरे जैकेट से पकड़ा, कमरे से बाहर निकाला, मैं समझा को नवे आकार माँ पे आ गए नहीं। उन्होंने फिर मुझे बताया आसमान से गिरे खजूर बैठा। हाँ, उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम पंजाब पुलिस से हैं, और उसमें इंस्पेक्टर लुकमान पाशा था, दाढ़ी थी, गंदी हुई थी, क्योंकि गाड़ी पर रैकी शकी कर रहे थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने वर्किंग की उसमें। फिर सारे, तो मुझे नहीं था यकीन कि ये पुलिस इतनी स्ट्रांग है। फिर जब मैं वापस आया मुझे बहुत थ्रेट्स थे कि रॉकेट लॉन्चर से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह CPO खालिद हमदानी जो रावलपिंडी के CPO हैं, चीफ पुलिस ऑफिसर हैं, फिर हमारे मुतलका SP थे नबील खोकर साहब, CIA के हमारे DSP जावेद मिर्ज़ा साहब, SHOs, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान के बाकी इदारों से भी सपोर्ट मिली सब, और मैं बाज़ियाब हुआ। और उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से तमाम लोग जो हैं वो हुकूमत के उससे अपनी जान पे पहुँचे, और मुझे एक बेहतरीन इंसाफ इन्होंने दिया, और सिक्योरिटी भी दी, और हर चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह दी। यूथ को, अपनी कौम को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये मुश्किल वक्त है। अगर मैं किसी को ये भी कहूँ कि यार इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, तो यकीन लोग नहीं करते, और मेहनत में अज़मत है। लेकिन ये जब आप ख़ुद करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि ये दुनिया किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक आम इंसान भी इस मुल्क के अंदर
पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी आगे जा सकते हो। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर तरक्की करना इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर मार्केट गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, एडवांसमेंट यहाँ पर कम है। आप मुल्क को पॉजिटिविटी देखने के लिए सिर्फ किसी रोड पे खड़े हो जाएं, ये बहरिया का एक्सप्रेस वे है या बाहर जीटी रोड पे चले जाएं, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं। रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं, वहाँ पे जगह नहीं है। पेट्रोल पंपों पे आप रश देखें, ठीक है। आप सिगरेट मांगने चले जाएं, वो कहता है जी डनेल तो ख़त्म है, ठीक है। आप मुर्गी वाले के पास चले जाएं, वो कहता है जी मुर्गी तो आज महंगी होगी। आप गंदम लेने चले जाएं, गंदम महंगी है। आप गाड़ी खरीदने चले जाएं, आप मेहरान गाड़ी खरीदने चले जाएं, चले आप मुझे मेहरान गाड़ी मुझे 8-9 लाख में ले दें। सर मुझे तो वो टिम हॉर्टन वाला नहीं बोलता, वो टिम हॉर्टन यहाँ बना ऑर्डर लाइनें लगी सर यहाँ पे। आप 1000 2,000 रुपये किलो कॉफ़ी पी रहे हैं। आप किसी गांव में किसी ढाबे के पास चले जाएं, उससे पूछें आपकी कितनी चाय बिकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने स्टेप्स दिए ना, उनका काम चल रहा है। आप किसी रेहड़ी वाले से पूछ लें, वो आपको बताएगा। देखिए एक ही सबसे बड़ा इशू है, मैं अगर बहुत अच्छा भी कमा रहा हूँ ना, मैं तो रोता रहूँगा, ओहो बड़े हालात ख़राब, बड़ा पुखा, मैं बैठा गाड़ी में होगा, V8 में, लेक्सस में, प्राइवेट जेट में रो रहा होगा, नीचे जो मोटरसाइकिल पे बैठा है वो भी रो रहा है। सो ये रोने की आदत ख़त्म करी चाहिए। सबसे पहले हमें ये कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रात सुबह की नाश्ता कर लिया, बस शाम को भी देखेंगे। ये हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है। हम बहुत तो हम कहते हैं यार बस क्योंकि मेरे अकाउंट 10 करोड़ रुपए नहीं पे आते, मैं जनाब मैं सबसे मैं सबसे अपने आप को, मैं जब बाज़ियाब हो गया तो मैं समझ रहा मैं वो हो गया, बर्बाद हो गया, 15 करोड़ रुपया भी चला गया, ये हो गया, वो हो गया, डिसहार्ट नहीं। सो जब सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करना है। जब मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया तो अल्लाह पाक ने बड़ा फजल और करम किया, हमने काम भी किया, कारोबार भी किया। जिस मुल्क में मुझे थ्रेट्स थे वो थ्रेट्स भी एलिमिनेट किए, गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट भी की। उसी गवर्नमेंट, उसी पुलिस, उसी डिपार्टमेंट जिनसे लोग गिले करते हैं, मुझे इंसाफ मिला। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। जब आप पॉजिटिव होंगे लोग आपके साथ सही होंगे, जब आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो सिस्टम भी आपके साथ पॉजिटिव नहीं होगा। सो सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है और मेहनत करनी है, स्किल्स पे फोकस करना है। देखिए ना, लोग फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर लोग अकाउंट बनाते हैं, अमेजोन के ऊपर पैसे कमा रहे हैं, सब कमा, ये इस मोबाइल से लोग पैसे कमा रहे हैं। सो हम भी कमा सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं ना, कौन सा बच्चा है जो कहता है यार मैंने फलानी फील्ड में 5 साल मेहनत की, मुझे कुछ भी नहीं मिला। 12वीं BBA MBA करके लड़के यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, एक दिन उन्होंने कोई स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया। शाम सुबह माँ के हाथ के पराठे खाते हैं, शाम को VIP डिनर करते हैं, सो जाते हैं, पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डेटे मार रहे हैं। कहाँ हुआ? जब 4-5 साल यूनिवर्सिटी के साथ एक बंदा मुझे बताया कि मैंने 5 साल जॉब की है, तो वो देखिए उसकी तरक्की का लेवल क्या है, वो तरक्की करता है। तो ये हम मेंटली खुद काम करना नहीं चाहते, मेंटली हम फोकस नहीं है, हम सुबह टाइम से उठते नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहते, मजदूरी हम नहीं करते। मजदूर जो बेलचे लेके हमारे मुल्क में बैठा हुआ है भाई, इसको कौन मजदूरी के लिए आज कहता है मैं तो भीख मांगने के लिए बैठा हूँ, ये बेलचा तो मैंने वैसे स्टाइल के लिए रखा हुआ है पास। तो जब इस एक मुल्क का ये हाल होगा जहाँ का मजदूर काम नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, आप नहीं करना चाहते, भाग दौड़ नहीं करना चाहते, तो फिर हम कैसे इस मुल्क में कामयाब होंगे? ये और अगर ये बंदा समझता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो बड़ा तीर मार लूंगा, बाहर जरा जाएंगे तो समझ आ जाएगी यहाँ से बहुत मुश्किल है। कंटेंट क्रिएशन में भी आपका बड़ा नाम है, बल्कि ये जो रियल स्टेट का कंटेंट क्रिएशन है, पायनियर है आप, फाउंडर हैं। पाकिस्तान में ना अच्छे कंटेंट को देखा नहीं जाता, प्रमोट नहीं किया जाता। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपने कहा जी मैं कोई 1.5-2 लाख की रशियन गर्ल रख लूँ ना साथ, वो मुझे छेड़ रही हो, मैं उसे छेड़ रहा हूँ तो क्या आप जो है ना, मेरे व्यूज़ मिलियन में चले जाएंगे। ये वो हम काम की वीडियोस बनाते हैं, लोग को बताते हैं, वो कोई नहीं देखना चाहता। मैं उस वीडियो बनाई, मैंने कहा अगर इस दफ्तर के अंदर मैं $2-3 पे एक खूबसूरत सी रशियन लड़की रखूं और वो मुझे छेड़े और मैं उसको छेड़ूं, साथ वीडियो बन रही हो, साथ वो इधर से गुजरे, इधर से एक पप्पी ले, फिर ऐसे चली जाए, आप देखें मिलियंस में चली जाएगी वीडियो। हम भी कहते हैं आप हमारी बिलोंगिंग्स को देखें, घर के बेडरूम दिखाएं, वीडियो चलती है, ठीक है। अभी इधर मैं 4-5 लड़कियां बिठाऊं, VIP साथ वीडियोस बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, ठीक है, फ्रंट दिखाऊं, बैक दिखाऊं, बॉल दिखाऊं, आप यकीन करें लोग देखना चाहते हैं, ये चीज़ लोग देखना चाहते हैं। जिस मुल्क में ये चीज़ लोग देखना चाहते हैं और जो देखने वाला है फिर वो कहते हैं मैं तरक्की नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने आज तक किसी भी इस किस्म का कोई चैनल, कोई यूट्यूब, कोई व्लॉग आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, ना मैं उसको देखना चाहता हूँ। पॉजिटिव चीज़ देखें, काम की चीज़ देखें। हाँ, खबरें पढ़ता हूँ, चीज़ें पढ़ता हूँ, ट्विटर देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रही है, इकोनॉमीज क्या करी, पढ़े लिखे लोग की बातें, आज़ाद चाय वाला को सुन लेता हूँ, शायद अनवर की वीडियोस भी देख लेता हूँ, दोस्त भी हैं चलो सारे, और कोई जो अच्छा काम कर रहा है, कोई व्लॉग, कोई इन्फॉर्मेटिव, कोई जर्नल नॉलेज, वो देखते हैं, ठीक है। ये तो अजीब किस्म की, खुदा की कसम इन्होंने सिस्टम शुरू किया हुआ है। हमारे लोग असल में ये चीज़ देखना चाहते हैं। जब आप ये देखेंगे तो फिर आपको लोग, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। सो हमारा माइंडसेट ऐसा है। देखें ना,
हम एक वीडियो मैं आज नौजवानों की हम बातें कर रहे हैं, आप देखें ये कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, कम लोग देखेंगे, लेकिन आज ही आप किसी एक गंदे टॉपिक पे वीडियो बनाएं वो लोग देखते हैं, ठीक है, आप वल्गर बात करें वो लोग देखते हैं, आप जिनसी बातें करें वो लोग देखते हैं, आप लोग की शहवत उबारने वाली बात करें वो लोग देखते हैं। सो गलत चीज़ को लोग पसंद करते हैं, फिर लोग कहते हैं हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो और आप ये देखें ना कि एक एक घंटे में ये लोगों के व्लॉग 2-3 मिलियन व्यूज़ पे चले जाते हैं, ठीक है। और हमारा कौन सा पता है, ये हमारी घर की बैठी बच्चियाँ, बच्चे, खवातीन, जब बच्चा बचपन में यही देख रहा है तो बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, वो फर्क वो भी कहेगा यार ये तो ऐसा ही है, ठीक है। फिर बच्चों के ज़हन ख़राब हो रहे हैं, बच्चियों के ज़हन ख़राब हो रहे हैं, देखने में कुछ और होता है, रियल लाइफ कुछ और होती है। वैलेंटाइन डे देखें लोग पूरा फूलो फूल हुआ है मार्केट, ठीक है, नाजायज़ सिस्टम सारा चल रहा है। सो जब आप इस चीज़ों में पढ़ेंगे और इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, देखना अप्रिसिएशन ही होती है ना, लाइक करना इज एप्रिसिएशन। जब आप इस किस्म की चीज़ लाइक करेंगे सो मतलब आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जब आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही है तो फिर आप जॉनी सिंस बन सकते हैं, मलक रियाज, क्या नाम है, मुकेश अंबानी, टाइकून, बिजनेसमैन, कारोबारी, ये नहीं बन सकते। सर ये तो ना हमारी कौम की नब्ज़ है, रियल स्टेट के लोगों ने भी ना ये नब्ज़ पकड़ ली। लड़कियां आपको कॉल करती हैं, व्हाट्सएप भी करती हैं कि प्रॉपर्टी ले लें, जब कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ भी रिसेंटली वाक़या हुआ, जब हम कहते हैं कि नहीं जी हम इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छा सर प्रॉपर्टी ना लें, हमारे साथ कॉफ़ी पी लें, ठीक देखिए है। उस पे बिल्कुल भाईजान मैंने इसके ऊपर मैं बिल्कुल इसको सेकंड करता हूँ। ये जो आपने हमें इस व्लॉग में भी बात की ना कि जब 1 करोड़ रुपए की दुकान 5 लाख रुपए रेंट देते, सूद वाला वो जो बिल्डिंग का सूद शुरू हुआ जिसमें अरबों रुपए लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई कि जब आप इनके उनके दफ्तर जाते हैं ना, लोग के दफ्तर, बिल्कुल ऐसा कमाल रशियन, आपको लगता है मैं बाकू आ गई, आपको लगता है मैं रशिया की किसी रेड स्ट्रीट में फिर रहा हूँ। खूबसूरत लड़कियां, अद्धे कपड़े थल्लू भी अद्धे उत्तू भी अद्धे, अद्धे कपड़े पाइने हैंज फिर रही है, ठीक है, मचलते मचलते जा रही, वीआईपी सोने दफ्तर बने, कुड़ियां बैठियां ने, वो थोड़े नाल एक कप कॉफी पीसन, तुसी वैसी उस टाइम मिट्टी लैसो, पिघल वैसो, पैसे दे वैसो, साइन करके तुसी कहोगे जी बिस्मिल्लाह देओ जी, दुकान बड़ी को नहीं, तुसी सामने तक के उसकी गलती बिलीव कर लैसो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपने रियल स्टेट को देखनी है। देखें ना, मैं कहता हूँ आप देखें, उधर जाके चस्का लगाएं, एंजॉय करें, अपनी ख्वाहिश वहाँ पूरी करें। मैं कहता हूँ दुबई जाएं एंजॉयमेंट करने, बाकू चल जाएं, रशिया चल जाएं, ख्वाहिशात वहाँ अपनी सारी पूरी कर ले, वो कहते हैं ना पूंडी शुंडी कर लें, लेकिन हम लोंडों के साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें, हम आपको रियल चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, हमारी शक्लें देखने वाली नहीं है। लेकिन जब आप एक जगह जो एक काम है ना, वो काम उस काम के लिए, ठीक है ना, आप उससे बेहतर है कि आप किसी रेड स्ट्रीट में चले जाएं, वो अपना शौक पूरा कर लें, बजाय ये कि आप हिल स्टेट में ये करें। और हमारे यहाँ बड़ी गाड़ियाँ दफ्तर के बाहर खड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी लाइन, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं रिसेप्शन पे ऐसे खूबसूरत साढ़े रिसेप्शन से बधा ही को नहीं मैंने दफ्तर, ठीक है, साढ़े रिसेप्शन जैसे जेड़ा को मुंडा बैठे उसी बस जो भी बैठ गया रिसेप्शन पे वही कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। लोगों ने लड़कियां बिठाई हुई है, माहौल बनाया हुआ चीज़ें, और उसको नेगेटिव, हमारी माएँ बहनें हैं उनको नेगेटिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रियल स्टेट में आप देखें अकेले साइट विजिट कराती हैं, ठीक है, आप आओ चक्की रोड पे मैं आपको प्लॉट का विजिट कराऊं, मतलब रांची के प्लॉट का विजिट, मतलब इस किस्म की चीज़ें जब हो रही हैं, फिर अच्छा फिर जिस नल जाती होगी फ्रॉड हो गया, अब वो पुलिस को कहाँ वकूआ बता सकता है कि रात को मैं कॉफ़ी पीने मरी गया था और वहाँ मैंने एग्रीमेंट साइन किया था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कि पूछे भाई तू थे क्या गया थे, ठीक है ना। अब वो लड़कियों पे आप केस भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके उनके साथ माशाल्लाह इस किस्म की कन्वर्सेशन है कि आप उसको नहीं, आप अब जो फंसे हुए हैं, हमारे तो पुलिस वाले सारे दोस्त पता चल बात आगे पीछे होती रहती है, ठीक है, वो फिर आप चले गए, आप माइन कर लिया, सिस्टम हो गया, आप जनाब अली आपकी चैट में सारी चीज़ें पड़ी हैं, कल आप उस लड़की के ऊपर केस कर सकते हैं कि इसने मुझे करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी, तो फ्रॉड, डेवलपर तो भाग ही गया, उसकी जो सेल्समैन उसको भी आप नहीं पकड़ सकते क्योंकि आपका काम ही ऐसा था। ओवरऑल हम इन चीज़ों को, चूँकि पाकिस्तानी नफ्सियात ठरकी है, तो आप ठरकपन में इनको जितना लूटना चाहते हैं लूट लें। हमारे आप मेरे ऑफिस आए, आपने कोई लड़की देखी, एक ही अल्फन बताए, कोई देखी नहीं, देखी ना, हमारे पास हैं, देखो चूँकि हमारी बहनें तो हम बहनें किसी को दिखाते नहीं, ठीक है, वो उनका एक अलग स्पेस है, वो उधर बैठी होंगी, ठीक है, और वो अगर, और दूसरी बात, अगर वो कस्टमर आएगा तो अगर कस्टमर के साथ मीटिंग कर भी रही है तो एक लड़का साथ हो मौजूदगी में, क्यों, कस्टमर ठरकियों ने हरास भी करने पता ना, अच्छा कर जाने 2 नंबर ये ना जी। फिर आप ये देखें हमारे यहाँ ऐसे, और विजिट लड़की नहीं करा सकती क्योंकि हमारी अपनी बहन को किसी अजनबी बंदे के साथ विजिट के लिए क्यों भेजूंगा ना, नॉट एट ऑल। वो दफ्तर बैठी हो सी मुंडा विजिट करासी, क्यों, असी जिथे रिजक कमा रहे हैं पाक एंड साफ,
भैना तियां दियां मावां दी इज्जतां बेच के नहीं। तो जब आप इस किस्म का काम करोगे तो फिर बेबरकती भी ख़त्म हो जाएगी। और चूँकि लड़कियों को बताया, ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप रियल एस्टेट में ऐसा ऐसा पैसा कमाओगी, फिर आप ये करोगी, फिर वो करोगी, और सारा दिन शाम को ड्यूटी करते हैं, रात को पार्टी करना, ये करना, इसी वजह से फिर हम कामयाब नहीं होते। और आज वो तमाम दफातर जिसमें ये सिस्टम था नहीं है। क्यों? क्योंकि कारोबार के उसूलों के खिलाफ है। आपने, हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है, हम भी सब कुछ करते हैं, दुनिया फिरते हैं, ताड़ते हैं, पूंडी करते हैं, स्टूडेंट है, लड़के मंचले नौजवान गप्पे मारते हैं, हर किस्म की दोस्तों के साथ गपशप भी मारते हैं। लेकिन जहाँ काम होता है वहाँ काम होना चाहिए। वहाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को ट्रैप करके हनी ट्रैप करें, साढ़े वो कचेरे ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैप, ये तरीके ना प्राप्ति विच भी है, ये हर जगह यही है। आप देखें ना, बैंक्स में आप चले जाएं जी भाई, जो बेचारा अकाउंट खोलती है, आपने उसका कभी देखा है? मैं तो जानता हूँ ना, मैं आज तक अपने बैंक कभी गया नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कैसे ये ख़वातीन बची हैं जो हमारी अकाउंट खोल रही होती हैं, वो हमारे आदमी जो अकाउंटेंट जो अकाउंट खुलवाता है उसकी क्या क्या बातें और फरमाइशें होती हैं, ठीक है ना, वो डिपॉजिट मांगने आती है, ठीक है ना। तो क्या टारगेट्स दिए जाते हैं बाकायदा, क्रेडिट कार्ड्स के। मेरे जितने भी बैंक्स हैं जहाँ मेरे अकाउंट्स हैं, और लड़के ही आते हैं अगर डिपॉजिट लेने, उनको पता है कि मेरा माइंड सेट इस तरह है, और जहाँ पे उनको पता होता है कि ये दूसरा, तो वो लड़की को भेजते हैं कि यार डिपॉजिट ले आओ, और पहले अपना काम करता है फिर दोबारा से देना है। तो ये क्या है? ये गलत चीज़ है। तो जब हम अलग काम करेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। तो सिंपल, इसलिए अच्छे काम करने चाहिए। बाकी कारोबार में साफ सुथरा रहना चाहिए। बाकी जो करना है वो अल्लाह जाने, तुसी जानो, तो पढ़ार बंदे ना अपना सिस्टम है। थैंक यू इस्माइल भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, इंशाल्लाह जो लोग देखेंगे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी वही बात है कि अगर थंबनेल पर कोई और चीज़ लिख देंगे तो फिर ज़्यादा लोग देखेंगे। कोशिश करें आप इसमें लिखें कि मोहम्मद इस्माइल फलानी लड़की के साथ जनाब अली हमने देख लिया और वीडियो है, तो आप यकीन करें लोग बहुत ज़्यादा देखें। आप जितना नेगेटिव चीज़ बनाते हैं पाकिस्तान में उतनी चलती है। लेकिन देखें, हम सिस्टम को नहीं बदल सकते, हम लोग का माइंडसेट नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने एक छोटा सा हिस्सा मार्केट को पॉजिटिव करने के लिए, अपने नौजवान नस्ल को पॉजिटिव करने के लिए, अपने बच्चों को पॉजिटिव करने के लिए, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको पॉजिटिव रखने के लिए, उनका माइंडसेट समझाने के लिए हम ये जो बात की है, ये पॉडकास्ट की है, ये जो वीडियोस ये जो हम ख़वातीन की अभी बात कर रहे थे, इसलिए नहीं कि हम ख़वातीन की इज़्ज़त बजरू करें, इसलिए करें कि जो घर में बैठी हुई औरत अगर किसी ऑफिस में ड्यूटी करने जाए तो उसको पता हो कि आजकल पाकिस्तान का माहौल क्या है और उसने किस माइंडसेट से काम करना है। ठीक है, हमें अपने बच्चों और बच्चियों को बाकायदा ये एक एजुकेशन देनी चाहिए कि बेटा जिस ऑफिस में ड्यूटी कर रही हो ये नॉर्म्स बना लो, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता ना, हमें पता है क्योंकि हम मार्केट में बैठे हुए कि इस टाइम क्या हो रहा है। और फिर जिस तरह स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे हैं, सो ये आवाम की सारी फ़ायदे की बातें हैं। और कोई उसको माने ना माने, लेकिन अगर कल 100 बंदा भी किसी पॉजिटिव बात पे अमल कर जाता है तो हमारी आखिरत में भी हमें फ़ायदा, और जो हम इस मुल्क में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, इस नेशन के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारा कायद-ए-आज़म की तस्वीर है, ये झंडे हैं, ये सब कुछ है, तो ये सब हमारे इस मुल्क की शान और आन है। तो हम समझते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, मुल्क के साथ रहना चाहिए, मुल्क के ख़िलाफ़ किसी काम या बात में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अपने काम से हम काम रखें, पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, नौजवानों को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो बेहतर होगा अपने हिस्से की बस एक शम्मा जलाते रहो। अपने हमने वो एक शम्मा जलाते जाएं, हमने वो शम्मा पाकिस्तान जलानी है। जिंदाबाद।